हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 3-4 सीरीज़ आपको नियर अबाउट 5 सीरीज़ मिली थी, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, कुंड, इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है नील्स बोहर। ये जो नील्स बोहर है, इन्होंने 1930 में अपनी एक खुद की एक एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट की। देखो, सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी दिया था जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन के बाद आए थे वैज्ञानिक रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने जो थियरी दी थी उस थियरी को और करेक्ट करने के लिए आते हैं आपके पास नील्स बोहर। और नील्स बोहर 3-4 चीज़ें अपनी थ्योरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो थियरी है वो प्लांक क्वांटम थियरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला चीज़ आप समझे, प्लांक क्वांटम थियरी तो आपको ने जान लिया है कि कोई भी रेडिएशन होता है वह अपनी एनर्जी को छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट्स के रूप में क्या करता है, वो इमिट करता है, ठीक है ना। तो वहीं पर नील्स बोहर आते हैं और उसी सारे कंसेप्ट को लेकर के अपनी एटॉमिक थ्योरी में अप्लाई करते हैं। रदरफोर्ड के बाद आने वाले नील्स बोहर पहला ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है। पहला थ्योरी इनका यही था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन के चारों तरफ, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स स्पेस में ट्रेवल करते हैं। इस स्पेस का उन्होंने नाम रखा था ऑर्बिट। क्या नाम रखा था? यानी कि नॉर्मल आप देखो, यदि बीच में आपके पास न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर, जिस मार्ग पर रिवॉल्व करेंगे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट नाम देंगे। यानी कि सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था बोहर का वो यही था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर मूवमेंट करते रहते हैं, फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसका नाम उन्होंने क्या रखा था? ऑर्बिट रखा था। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो इनका क्या है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काट सकता है जो NH अपॉन, जिसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम आप सभी को पता है क्या होता है? मोमेंटम P से दिखाते हो, मोमेंट जानते हो ना? अरे वो आता है जैसे P = mv, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है ना, P = mv। मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम हमें पता चलता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो NH/2π का एक पूर्णांक के रूप में ही पाया जाएगा। यानी कि पहला इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स पाथ में घूमता है, उस पाथ का उन्होंने नाम ऑर्बिट रखा। और उन्होंने अगला कंडीशन ये अप्लाई किया कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका मोमेंटम NH/2π हो। NH कितना हो? 2π हो। इसके बाद 3-4 ऑब्जर्वेशन और हैं उनके पास। अगला ऑब्जर्वेशन में वो ये कहते हैं कि ये जो NH/2π आप देख रहे हो, इस NH/2π में आप ध्यान से देखो, मान लो MUR = NH/2π, MUR = NH/2π। अब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, इसको मोमेंटम नहीं, इसको आप एंगुलर मोमेंटम बोलोगे। अभी बता रहे हैं एंगुलर क्यों बोलोगे। नॉर्मल तो मोमेंटम बोल सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, हर एक सेकेंड वो अपना एंगल चेंज कर रहा है। हर एक सेकंड क्या कर रहा है? अपना एंगल चेंज कर रहा है। जैसे मान लो एक गोला है, ये एक सर्कल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया। हर एक सेकंड में और हर एक टाइम पीरियड में वो अपना क्या करता है? एंगल चेंज करता रहता है। इसलिए इसके मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होता है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम को साई से दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है? MUR के बराबर होता है। वेयर M इज द मास ऑफ पार्टिकल, U इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो आपके पास यहाँ पे जो MUR = NH/2π मिला है, यहाँ पर M क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, U क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या होगा? ये होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो पहला नियम फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नियम उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पाथ पर गति करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और उस ऑर्बिट में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो? NH/2π हो। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आए। अब एक फिगर के माध्यम से भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, यहाँ पे जाएगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि पर सेकेंड वो डायरेक्शन क्या कर रहा है, अपना चेंज कर रहा है, और उसके पास है मोमेंटम और चेंज कर रहा है डायरेक्शन किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से, इसलिए उसके मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए बोहर के अकॉर्डिंग, NH/2π के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आई? हाँ पूछें। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, आप कर सकते हो, यानी कि n जैसे एक पूर्णांक नहीं बोलते हो, नहीं, कांस्टेंट का मतलब पूर्णांक, n यहाँ पे एक पूर्णांक बोल सकते हैं, हिंदी में इंटीजर बोल सकते हो इसको, इंग्लिश में इंटीजर बोल सकते हो। पूर्णांक वही होता है, कहने का मतलब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि Q इक्वल होता है NE, फार्मूला होता है कि नहीं होता है, Q चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी वही है, इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 1 2 3 4 n इक्वल कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये किसके हिसाब से होगा, ऑर्बिट के हिसाब से होगा। जैसे मान लो पहला ऑर्बिट रहेगा तो n इक्वल कितना रखोगे 1, दूसरा ऑर्बिट आ जाएगा तो n इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो ये इंटीजर इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अगला चीज़ इन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हो, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इस चारों तरफ ऑर्बिट है, तो अब ये कहते हैं बोहर का कहना ये है कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट को जो एनर्जी होती है वह एनर्जी फिक्स होती है। इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी फिक्स होती है। इसलिए इस ऑर्बिट को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बोहर ने कहा कि जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होती है, इसलिए उसे हम एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। और जो इसकी एनर्जी होती है ऑर्बिट की, वो साथ में कांस्टेंट भी होती है। कांस्टेंट मतलब आपको पता है क्या है, ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। नॉर्मल यदि कोई भी एटम होता है तो उसके जो ऑर्बिट होते हैं, इसकी एनर्जी अपने आप ना तो घटती है और ना ही अपने आप बढ़ती है, यानी कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए इस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बुलाते हैं इसको, हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। देखो दो नाम आया, एक आ गया स्टेशनरी ऑर्बिट और एक आपने क्या नाम रखा, एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल और दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आपने बोहर ने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कुछ न कुछ होती है, इसलिए इन्होंने क्या नाम रखा है इसका, एनर्जी लेवल। यानी कि पहली एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, तीसरी एनर्जी लेवल, यानी कि कुछ न कुछ एनर्जी है, तो इसे हम एनर्जी लेवल के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इसकी एनर्जी फिक्स भी है, इसलिए इसे एक और नाम से स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसका हम नाम भी रखते हैं, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इसका हम नाम भी रखते हैं। जैसे आप कहते हो पहले वाले का नाम रख दीजिए सर KL M, यहाँ पे आप नाम रखो क्या हो जाएगा N, यानी कि जैसे ही ऑर्बिट बढ़ रहा है इसका हम नाम ऐसे रूप में दिखा देते हैं। तो यानी कि कहा जाए K की जो एनर्जी है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। L की क्या है, उससे ज़्यादा। M की क्या है, ज़्यादा। N की क्या है, उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि ऑर्बिट का जो लेवल है वो चेंज होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देख लो यदि n = 1 हो, n = 2 हो, n = 3 हो, n = 4 हो, एनर्जी लेवल शो कर रहा है, पहले एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। अभी आपने कल ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप बना रहे थे तो आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन कूद के हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जा रहे थे, इसका मतलब लेवल चेंज कर रहे थे ना, यानी कि इस ऑर्बिट से जंप करके उस ऑर्बिट में जा रहे थे। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, और उसे किस नाम से जानते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे ऑर्बिट की हम संख्या बढ़ाते हैं, उस ऑर्बिट से जितनी दूरी वाली होती है, यानी कि न्यूक्लियस से जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी हाई होगी। एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ KL M N इन चारों ऑर्बिट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, किसकी, N की। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी आपको मिल रही है किसकी, K की मिल रही। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। जो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी, और जो जितना दूर होगा उसका ज़्यादा होगी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो क्या कहते हैं बोहर। अब बोहर ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके वह हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम यही कर रहे थे ना। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इस इलेक्ट्रॉन को आप दे रहे हो क्या, एनर्जी दे रहे हो। देखो जैसे ही ये एनर्जी पाएगा तो ये अपना एनर्जी लेवल क्या करेगा, चेंज करेगा। सपोज करो आपके पास ये पहला एनर्जी लेवल था, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरी एनर्जी लेवल, ये चौथी एनर्जी लेवल, और ये आपके पास पांचवी एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल। आप जिसने जैसे ही इसको एनर्जी दिया तो क्या पहले वाले ऑर्बिट में रहना चाहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही रह सकता है जिसकी एनर्जी उतनी हो। सपोज करो मान लो कि इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी मान लो 1 है, सपोज कर ले रहे हैं हम 1 है, तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसकी एनर्जी 1 हो, और 2 हो गया तो किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में। तो मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और ये कहाँ जंप कर गया, 4th वाले में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया आपके पास, 4 वाले के पास। इलेक्ट्रॉन 4 वाले के पास कैसे गया, आपने उसको एनर्जी दी, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे, अब आप क्या करो, इसकी एनर्जी कम करो, यहाँ पे आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कैसे हुआ, उसने अपनी एनर्जी को इमिट किया, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपनी एनर्जी इमिट किया, और इमिट करने वाला इलेक्ट्रॉन जब अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में आता है तो क्या रेडिएट करता है, रेडिएशन इमिट करता है, और उसी से क्या बन रहा था, मेरा स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहा था। हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम थे, लाइमन, बास्टन, ब्रैकेट, कुंड, वो इसी की वजह से हो रहे थे ना। यानी कि बोहर ने वो भी डिफाइन कर दिया, रदरफोर्ड तो नहीं कर पाए थे ना। रदरफोर्ड ने सिंपल चीज़ें बताई थी कि उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ऐसे घूमते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, ये सिंपल चीज़ें बताई थी। लेकिन ये बोहर ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को डिफाइन भी कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, उसकी एनर्जी लेवल सेम होता है, उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। जो न्यूक्लियस की जितना पास ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आपने देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वह हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि हाईएस्ट ऑर्बिट में चला जाता है, और जैसे ही वह एनर्जी इमिट करता है तो कहाँ पे आता है, अपने लोअर वाले ऑर्बिट में आ जाता है। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आई। अब एक बात बताओ आप, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी इमिट कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी एनर्जी होगी इक्वल h म्यू, होगी कि नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वही होती है। अब नॉर्मल मान लो इसकी एनर्जी E2 हो, सपोज करना हाईएस्ट वाले की एनर्जी क्या हो, E2 हो, और लोअर वाले की एनर्जी क्या हो, E1 हो, तो ऊपर से नीचे आते समय एनर्जी वो इमिट करेगा। यानी कि E2 माइनस E1 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल E, वेयर डेल E रिप्रेजेंट द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग देयर इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज कितना होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हाई किसकी है, E2 वाले की, लो किसकी है, तो जाहिर सी बात है हम बड़े वाले में से छोटे वाले क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए यदि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस हम देखें तो कितना होगा, E2 माइनस E1 इक्वल किसके हो जाएगा, डेल E के, वेयर डेल E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल E क्या, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, और ये किसके इक्वल होगा, h म्यू के, ये किसको इक्वल होगा, hc अपॉन लैम्डा के। तो क्या ये फार्मूला समझ में आया, कैसे आया। यानी कि मान लो आपको दो एनर्जी दे रहा है, कह दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो आप बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा। बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास E1 E2 मिल गया है, वेवलेंथ लैम्डा पूछा हुआ है, h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो ना। तो क्या ये समझ में आया फार्मूला कैसे आया वो, हाँ, क्योंकि इसने एनर्जी अपनी इमिट करके E1 वाले में आया, इसकी एनर्जी हाई थी इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया और उसी को हमने एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बस ये छोटी सी बात थी, इतनी समझ में आई। अब कुछ और चीज़ें हैं आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो बस ये था आपके पास बोहर का मॉडल। बस इतनी सारी चीज़ें बोहर ने क्या करी, डिस्क्राइब करी। इतनी सारी चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेंगी, एक बार फिर से रिपीट कर दें। चलो शुरू से रिपीट कर, इस बार तुमसे हम पूछेंगे आप ही से पूछेंगे। और एक सवाल और देख लो,
मान लो ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी घट और बढ़ नहीं रही है, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब अवस्था, मतलब निचली अवस्था, कम से कम इसकी एनर्जी मिनिमम होती है ना, इसीलिए इसे हम ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। चलो हम इसको शुरू से कर रहे हैं और आपसे हम पूछेंगे पूरा। और यही था आपके पास क्या? बोहर एटॉमिक मॉडल। इजी था। चलिए सुनिए, सबसे पहला सवाल आपसे कि बोहर एटॉमिक मॉडल किसने दिया? नील बोहर ने। कब दिया? इन्होंने 1913 में दिया, नील बोहर ने दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इनका पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला इन्होंने क्या बताया था? एक कोई खड़े हो, बोलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, खड़े हो जाओ। नहीं, शुरू करते हैं यहाँ से, बताएं। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन ऑर्बिट से पहले भी उन्होंने कुछ कहा था, डायरेक्ट उसका नाम ऑर्बिट नहीं रखा था। उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक फिक्स रास्ते पर घूमते हैं। उस रास्ते का नाम उन्होंने क्या रखा था? ऑर्बिट रखा था। सिट डाउन, बैठ जाइए। सेकेंड चीज़, अब एक बात बताएं, जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को किन किन नामों से जाना गया? तो पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे, आप उठिए, बताइए स्टेशनरी ऑर्बिट बोहर ने उसको क्यों कहा? प्लेस नहीं, ये गलत हो जाएगा। इधर कौन बच्चा बताना चाहेगा? इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्योंकि बोहर ने जैसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑर्बिट की कुछ न कुछ क्या होती है? एनर्जी होती है। इसलिए इस ऑर्बिट को उन्होंने एनर्जी लेवल भी बोला था। क्या बोला था इसको? एनर्जी लेवल बोला था। अब चूंकि इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट नाम रखा। हो जाएगा? सिट डाउन। अब नेक्स्ट आगे। अब एक बात बताएं, आप लोग नहीं किसी एक से पूछते, लड़कियों से पूछते हैं उठो बनी। अच्छा ठीक है, बता लेगी, ऐसी बात नहीं है, उठो। अच्छा एक बात बताओ, सवाल पे ध्यान देना मेरे। सवाल ये है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर घूम सकता है? कौन सा वाला? स्टेबल हो का मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं ना, उसका मोमेंटम वाला कुछ प्रॉपर्टी बताए थे हम, मोमेंटम के हिसाब से कुछ बताया था ना अभी। लड़के याद रखना, हार जाओगे। उठो भाई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? लड़के में कोई बताएगा? ठीक है, अब हार गए तो बैठो, कौन लगने को पीछे उठिए। उन्होंने नहीं, NH/2 पर डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना। उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है और घूमने वाले को अंदर मूवमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? मोमेंटम होता है। और चूंकि प्रति सेकंड अपना एंगल चेंज कर रहा है, इसके अंदर क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। और जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो NH/2 के क्या होगी? इक्वल होगी। यही नहीं बोला था उन्होंने? और सिट डाउन। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? फार्मूला होता है ना एंगुलर मोमेंटम का। बॉयज रेडी रहना, उठो भाई नहीं, लिखते रहो, पढ़ा रहे कॉपी पे तुरंत लिख लिया करो फार्मूला। बताओगी? इधर पीछे गर्ल्स में, इधर आप बताएं। हाँ, MVR यही नहीं बताया था? MVR इक्वल NH/2 गुड, सेट डाउन। चलो अब आप बता दो M क्या है यहाँ पे? मास ऑफ किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R किसका रेडियस? किसका रेडियस? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जैसे मान लो मेरे पास ढेर सारे ऐसे रेडियस हो, तो जिस रेडियस का हमको लेना है उस रेडियस का हम क्या ले लेंगे? R की वैल्यू लेंगे। सिट डाउन। H क्या होता है यहाँ पे? H, हाँ H क्या यहाँ पे डिनोट करता है? H, हाँ कल से ही पढ़ा चुके हैं हम लोग, सुबह भी बताया, अभी आए तो क्लास में। इधर बॉयज H प्लैंक कांस्टेंट होता है, पहले ही बता दिया हमने।
अभी स्पेक्ट्रम लिखवा रहे थे तभी लिखवाए हैं। बैठ जाओ, देखो सिट डाउन। पहला इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट मूव करता है, उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब बताओ, आप बताएंगे। हाँ उठिए, एक बात बताएं आप कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना हो तो क्या करेगा ये कोई सुनो सिर्फ तुम लोग बताएं। सवाल फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, इसको यहाँ से यहाँ पे जाना है, क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बोहर ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसका ऑर्बिट क्या होता है, बढ़ता है। सिट डाउन। और यदि उसको यहाँ से आना हो तो एनर्जी इमिट करेगा, यहाँ से आना हो तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। अब जो एनर्जी इमिट करता है उसका फार्मूला गर्ल्स में कौन बताना चाहेगा? जैसे यहाँ से आते समय जो एनर्जी इमिट करता है फार्मूला उसका E2 माइनस इक्वल, ऐसे नहीं, उठो 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 उठो, आ रहे हैं उठो, बताओ क्या होगा। E2 क्या है, सवाल नहीं, कोई मुंह बंद। किसकी, कौन से वाले, यानी कि हायर ऑर्बिट की क्या है, एनर्जी है। E2 E1 लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, h म्यू क्या है, एनर्जी है। ठीक है, सिट डाउन। यही पूछ रहा था और कुछ नहीं पूछ रहे थे, यही बोहर का एटॉमिक मॉडल है। इसमें कुछ और भूलेगा नहीं ना, लिखवाएंगे एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे। अभी नहीं, हाँ छुट्टी है। घर से खाना पीना खा के आया करो। सुनिए एक चीज़, अभी आपने जो बोहर का मॉडल देखा उसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। ये बोहर का मॉडल ही पूर्ण रूप से सही नहीं था, इसमें कहाँ कहाँ कमियां थी उन कमियों को हम खोजेंगे, हम ही लोग खोजेंगे। पहला चीज़ आप सोचो कि बोहर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊपर से नीचे आते समय रेडिएशन इमिट करते हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट था वह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट के लिए ही सही था। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन के लिए सही था, हीलियम के लिए सही हो नहीं सॉरी लिथियम के लिए सही था। लिथियम का कितना होता है, बेरिलियम का लिए सही था। देखो लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। यहाँ पे लिथियम का नंबरिंग कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कितने पाया, 3। अब देखो यदि लिथियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ले रहे हैं बेरिलियम, बेरिलियम कितने पे होता है, 4। यदि 4 में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कितना बचा। तो यानी कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वह सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही वैल्यू रखता है। कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो स्पेक्ट्रम वाला का क्राइटेरिया कवर कर रहा है वह सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा और आएगा। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए सही था, यानी कि जैसे हाइड्रोजन के लिए सही हो सकता है, लिथियम पे 2 पॉजिटिव के लिए सही हो सकता है, बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव के लिए सही होता है। कहने का मतलब जिसके ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उसी के लिए सही हो सकता है। ऐसा क्यों, मल्टी इलेक्ट्रॉन यदि हम ले लें, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लें, तो आते समय बताओ डिफरेंट टाइप स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे और सबको एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं होगा अध्ययन कर पाना। 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था हाइड्रोजन का, तब हम उसको अध्ययन कर ले रहे थे कि लाइमन बना रहा है, पास्चन बना रहा है, ब्रैकेट बना रहा है, खुंड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं थे उसके अंदर। तो यानी कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम क्राइटेरिया को नहीं कवर कर पाता है। पहला वाला क्या हो गया, इनका लिमिटेशन आ गया, पहला ये नहीं कवर कर पाए। दूसरा देखो, दूसरा ये कहते हैं कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यदि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन हो तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि कैसे ये एटम स्टेबल हो पाता है, इसको भी उन्हें एक्सप्लेन कर पाए। एटम स्टेबल का मतलब आपको पता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आप सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज,
कोई भी इलेक्ट्रॉन हो माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ढेर सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप बताओ, एक चीज़ तो समझ में आ रही है, किस प्लस और माइनस के बीच चार्ज लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो माइनस माइनस चार्ज है, क्या इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगना चाहिए? तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन लगता है वह क्यों लगता है। तीसरा आप देख लीजिए वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और कुछ तो इसमें है नहीं खास, ठीक है। तीसरा आप NH/2π बता रहे थे ना, बोहर ये कह रहे थे कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, NH/2π। वो हवा में तीर चला दिए, हवा में तीर चला दिया और उसका डेरिवेशन ला ही नहीं पाए। यानी कि उन्होंने बस इतना कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए, उसका डेरिवेशन वो नहीं कर पाए। कहने का मतलब उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है कैसे आ रहा है NH/2π, वो ये भी नहीं कर पाए। तो ये भी क्या होगा, उनका एक लिमिटेशन हो गया। एक और लिमिटेशन है उनका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, आगे आएगा। एक हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक थे, उनका एक प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी। इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और उसका पोजीशन दोनों एक साथ फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये भी कहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में नहीं मूव करता है, वो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो तो बोहर मॉडल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बोहर मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी में भी घूम सकता है। तो इन दोनों के बीच क्या है, लिमिटेशन है। ये भी क्या हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये मुख्य 3-4 इनके लिमिटेशन थे। और एक दो इफेक्ट है, जीमैन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है। तो जीमैन और स्टार्क इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को आप ध्यान से देखना। जो बोहर मॉडल है वह जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को भी डिफाइन नहीं कर पाया। जीमैन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेक्ट्रम यदि मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाए, कोई भी स्पेक्ट्रम यदि मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और कोई स्पेक्ट्रम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाए, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो इसको भी नहीं डिफाइन कर पाए थे। ठीक है, ठीक है।